पीसीसीएफ होने के रोल में ऐसे क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? तो सबसे गंभीर समस्या जिनसे अपने पूरे सेवा काल के दौरान हमको सामना करना पड़ता है उसमें आज हमारी ये शूटिंग जो हो रही है राजीव स्मृति वन में हो रही है, जो 2001 में शुरू किया गया था। ये कैसे शुरू हुआ था? ये वर्ष 2000 में राज्य निर्माण के पश्चात तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी की एक सोच थी कि शहर में एक ऐसा फॉरेस्ट फायर एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 2.73 किलो हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट बर्न हो चुके हैं। हम किस हद तक इसको रोक पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में हम जो फायर सीजन है वो 15 फरवरी से लेकर के 15 जून तक के मानते हैं। जो सबसे क्रूशियल पीरियड फॉरेस्ट फायर का होता है वो होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट को अगर हम देखें, ट्राइब्स का किस तरीके से रोल होता है इसमें? छत्तीसगढ़ में की 150 से ऊपर हर्बल और मेडिसिनल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग स्कूल करिकुलम में अगर हम देखें, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है क्लास 1 या उससे पहले से भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी एक जो प्रैक्टिकल अवेयरनेस या अप्रोच की कमी उनमें दिखती है। लेकिन क्लासरूम में ही सिर्फ उनको इसके विषय में पढ़ाने से मैं नहीं समझता कि उतना उसका प्रभावशाली परिणाम सामने आ सकता है। तो इतने लंबे समय से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो इनसे रिलेटेड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? फॉरेस्ट सर्विस में को वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फेक्शन गिविंग सर्विस मानता हूँ। ये एवेन्यू, ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी सर्विसेज में। नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे शो टॉक विद चित्रा में। टुडे वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग एपिसोड फॉर ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव द प्रिविलेज एंड ऑनर of inviting and hosting Mr. Rakesh Chaturvedi, the former PCCF and the head of Forest Force and currently working as the chairman of State Biodiversity Board. With decades of experience, Mr. Rakesh Chaturvedi has played a pivotal role in implementing the state's environmental policies and addressing key challenges like poaching, man-animal conflict and climate change. Today we are delving into his remarkable journey and shall know the valuable insights in the field of forest management and wildlife conservation. Welcome sir, welcome to our show Talk with Chitra. Thank you so much sir, thank you for your time. तो सर ये जो PCCF बनने का दौर रहा, ये कैसा रहा? हमें आपकी पूरी जर्नी के बारे में बताएं। जीवन की यात्रा में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ा संघर्ष रहता है और किसी भी शासकीय सेवा में जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसका एक ख्वाब होता है कि उस सेवा के वो अपेक्स स्केल तक के जाए। 1983 में इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद 2 वर्ष मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में ही लेक्चरशिप किया था। 1985 में मेरा चयन भारतीय वन सेवा में हुआ। उसके पश्चात नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून और एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी मसूरी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 1987 में मेरी पोस्टिंग बिलासपुर हुई। फिर दुर्ग में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में 1989 में पदस्थिति हुई। दुर्ग के पश्चात मैं भानुप्रतापपुर में रहा, बिलासपुर में रहा। 96 में रायपुर डीएफओ के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई और उसके पश्चात राज्य बनने के बाद मैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में भी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में कमिश्नर की हैसियत से काम किया। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में सीईओ के रूप में भी 2 वर्ष मैंने अपनी सेवाएं दी थी। लगभग 4 वर्ष फील्ड डायरेक्टर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के रूप में मैंने काम किया था। उसके पश्चात प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ में 1 वर्ष काम करने के बाद फिर प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ के रूप में मेरी पदस्थिति फरवरी 2019 में हुई। 3 वर्ष 7 महीने की सेवाएं देने के बाद आज से 2 वर्ष पूर्व मैं शासकीय सेवा से निवृत्त हुआ और उसके पश्चात चेयरमैन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के रूप में मेरी नियुक्ति हुई और वर्तमान में मैं चेयरमैन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के रूप में काम कर रहा हूँ। तो एक ख्वाब, जैसा मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति शासकीय सेवा में जब ज्वाइन करता है तो उसकी एक ख्वाहिश होती है, उसका एक स्वप्न होता है कि वो अपने कैरियर के अपेक्स तक के जाए और
मैं इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि लगभग 37 वर्ष की सेवा काल के दौरान मुझे इस पद तक पहुंचने में सफलता हासिल हुई थी। बहुत ही लंबा सफ़र रहा वाकई, और बहुत प्राइड भी महसूस कर रहे होंगे आप पीसीसीएफ होने के, बट फिर भी पीसीसीएफ होने के रोल में ऐसे क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? कि पीसीसीएफ के रूप में चैलेंजेस की यदि हम बात करें तो हमें उसको खाली पीसीसीएफ के रूप में देखने की बजाय यदि हम पूरे सेवा काल के दौरान पूरे परिदृश्य का यदि हम आकलन करें तो पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इस भारतीय वन सेवा में अपनी सेवाएं दी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण जो है वो प्रकृति है और प्रकृति से पुरुष की उत्पत्ति होती है जी। तो पुरुष और प्रकृति के बीच में एक अद्भुत सामंजस्य है, एक तालमेल है। मैं तो ये कहूँगा कि हर वो व्यक्ति जो वन सेवा में अपने जीवन काल का बहुमूल्य समय देता है वो प्रकृति के इतना करीब रहता है कि उसको परमात्मा की अनुभूति वैसे ही होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो वन विभाग में जो चुनौतियां हैं वो चाहे हम डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में काम करें या कंजर्वेटर के रूप में काम करें या प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में काम करें, ये चुनौतियां हर स्थान पर लगभग वही रहती हैं जी। छत्तीसगढ़ बड़ा भाग्यशाली प्रदेश है कि यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा सघन वनों से आच्छादित है। और वनों की हम यदि बात करें तो सबसे गंभीर समस्या जिनसे अपने पूरे सेवा काल के दौरान हमको सामना करना पड़ता है उसमें अवैध कटाई है, अतिक्रमण है, अवैध शिकार है, फायर, अग्नि। इनमें भी सबसे ज़्यादा वनों को नुकसान जिससे होता है वो फॉरेस्ट फायर से होता है जी। छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी ग्राउंड फायर की स्थिति निर्मित नहीं होती है, ग्राउंड फायर ही होता है। ग्राउंड फायर में मोस्टली जो जमीनी स्तर पर जो श्रब्स या हर्ब्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, उनको नुकसान होता है और बड़े जो पेड़ होते हैं उन वो क्राउन फायर में नष्ट होते हैं और क्राउन फायर की घटनाएं छत्तीसगढ़ में लगभग नगण्य है। जी जी सर, छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका अगर आप एक वॉक थ्रू हमें करवाएं, किस तरीके की फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, वो क्या होगा सर? छत्तीसगढ़ में मैंने जैसा बताया आपको कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 44% हिस्सा वनों से आच्छादित है और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः हम 3 ज्योग्राफिकल कहना चाहिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन में यदि हम बांटते हैं तो एक छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, मध्य हिस्सा है और दक्षिण का हिस्सा है। उत्तरी हिस्से में जहाँ सरगुजा है और मध्य में मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण में बस्तर के जंगल आते हैं। तो वनों का यदि हम कंपोजिशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो है वो साल और सागौन के वन हैं। मिश्रित प्रजाति के वन काफ़ी पाए जाते हैं और जो बहुमूल्य प्रजातियाँ जो छत्तीसगढ़ के वनों में पाई जाती हैं उसमें मुख्यतः साल, साजा, बीजा, शीशम, तिनसा, हल्दू, खमार और सागौन हैं जी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बहुतायत में हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ को इसीलिए हम लोगों ने हर्बल स्टेट का भी दर्जा दिया था और यहाँ पर लघु वनोपज भी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जी जी। आज हमारी ये शूटिंग जो हो रही है राजीव स्मृति वन में हो रही है, जो 2001 में शुरू किया गया था, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आपका क्या कहना है? ये कैसे शुरू हुआ था? ये वर्ष 2000 में राज्य निर्माण के पश्चात समय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी की एक सोच थी कि शहर में एक ऐसा पार्क विकसित किया जाए जहां लोग अपने परिजनों की स्मृति में वृक्षारोपण करें जी। तो जब इस स्थल का चयन हुआ उस समय मैं वन मंडलाधिकारी रायपुर वन मंडल के पद पर पदस्थ था और लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में ये पार्क विकसित हुआ है और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब पहली बार इस स्थल पर हम लोगों ने स्थल चयन करने के लिए हम लोग आए थे तो ये जो बबूल का पेड़ है जिसके नीचे हम लोग बैठे हैं, इस पेड़ के अलावा इस पूरे 67 एकड़ की ज़मीन में सिवाय छोटी छोटी झाड़ियों के और बड़े बड़े गड्ढों के कुछ नहीं था और एक संकल्प के साथ हम लोगों ने इसका कार्य प्रारंभ किया था। निरंतर प्रयास के बाद आज ये एक राजीव स्मृति वन शहर के एक बहुत ही खूबसूरत पार्क के रूप में
लोगों के लिए उपलब्ध है। जी। यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास ये किया था कि इसका उद्देश्य एक आर्बोरेटम जैसा भी डेवलप हो, एक एजुकेशन सेंटर भी डेवलप हो और एक रिक्रिएशन सेंटर के भी जैसा डेवलप हो। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की लगभग 200 से अधिक जो प्रजातियाँ हैं उनका रोपण यहाँ पर किया है और लोग अपने परिजनों की स्मृति में यहाँ पर पौधे लगाते थे और उसकी देखभाल छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता था। जी। सामने जो 3 पेड़ आप देख रहे हैं, जी। ये तीनों तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने माता और पिता की स्मृति में लगाए थे, जो आज काफ़ी पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं और एक खूबसूरत पार्क इस शहर के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया। इसका आज भी मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं इस स्थान पर आता हूँ, इसको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शून्य से शुरू करके यहाँ तक की यात्रा बड़ी रोचक थी, बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अंत में आज ये इस रूप में आपके सामने उपस्थित है। बहुत सुंदर। स्टेट फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ समझने के बाद अगर हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को देखें, आपका इतना लंबे समय का कार्यकाल रहा, तो इस दौरान अब आप उस समय से लेके अब तक के समय में किस तरीके के चेंजेस आप देख पा रहे हैं? जैसे कि पहले जो अवैध कटाई होती थी पेड़ों की बहुत कॉमन थी, बट अब उसके बारे में उतना नहीं सुनने को आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वनों के प्रबंधन के तरीके पर यदि हम गहराई से चिंतन करें तो ये देखने को आता है कि आदिकाल से मनुष्य प्रकृति के बीच में रहता था और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो प्रकृति से लेता था और कहीं पर भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या व्यावसायिक दोहन की बात नहीं थी। और चूंकि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से करता था, इसीलिए वनों की वो पूजा भी करता था और इसीलिए शायद हमारे वेदों में, पुराणों में प्रकृति की, वृक्षों की पूजा का बड़ा महत्व है। कालांतर में समय के साथ में वन खास करके जब 200 साल लगभग हम अंग्रेजी हुकूमत के तहत रहे, उस दौरान वनों का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ साल की लकड़ी और सागौन की लकड़ी, सागौन की लकड़ी कट करके इंग्लैंड जाती थी और साल की जो लकड़ी थी वो रेलवे में स्लीपर के लिए काम आती थी। तो वनों का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन था। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी, जिसमें कंजर्वेशन की बात हुई। जो सी चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आया वो 1991 में जब रियो अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरो में, तो वहाँ पर जो एक विश्व स्तर पर एक सोच विकसित हुई कि वनों के संरक्षण, संवर्धन और विकास में, वनों के प्रबंधन में, जब तक वनों में या वनों के आसपास रहने वाले वनवासी हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक के इन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखना दुष्कर कार्य होगा। और तब वर्ष 1992 से एक शिफ्ट पॉलिसी में आया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में, और उसके बाद पूरे देश में वन क्षेत्रों से जो 5 किलोमीटर के दूरी तक के जो गांव थे उनमें संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन हुआ। कार्य आयोजना जो प्रबंधन की वन क्षेत्रों की बनती है उसमें आवश्यक संशोधन किए गए और व्यावसायिक विदोहन की जगह सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं कि संवहनीय विदोहन, कि हम सिर्फ वनों से उतना ही निकालें जितनी हमारी ज़रूरत है। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी ये बात कही है कि मनुष्य की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रकृति के पास पर्याप्त संसाधन, लेकिन मनुष्य की हवस की पूर्ति के लिए ये संसाधन कम पड़ेंगे। तो एक प्रबंधन में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज जिसको था कहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लगभग 19,000 गांव छत्तीसगढ़ राज्य में आते हैं, जिसमें से लगभग 11,000 गांव ऐसे हैं जो वन क्षेत्रों से 5 किलोमीटर की दूरी पे। और छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 8,000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया। वो कर्मचारियों के लिए भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट में, इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगा। कर्मचारियों के भी प्रशिक्षण हुए, ग्रामीणों का भी प्रशिक्षण हुआ और उसके पश्चात 1996 से लेकर के एक नई अवधारणा आई, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में आई। और छत्तीसगढ़ में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले, जहाँ पर हमने स्थानीय समुदाय को वनों के संरक्षण में, संवर्धन में, उनके विकास में, उनके प्रबंधन में उनको हमने शामिल किया। और वनों का जो विदोहन होता है कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुसार, उसमें बांस की जो कटाई होती है उसमें नेट रेवेन्यू का 100%
और जो टिम्बर की कटाई होती है उसमें नेट रेवेन्यू का 30% जी। ये संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश के रूप में दिया जाता है और उस राशि का उपयोग वो समिति ग्राम के सामुदायिक विकास में उसका उपयोग कर सकती है। तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो ये वनवासियों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में विकसित हुआ और इसके बहुत अच्छे परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिले। तो एक विलेजर्स को भी इससे मोटिवेशन मिलता होगा पार्टिसिपेशन के लिए कहीं ना डेफिनेटली उसको, वो पहले सिर्फ एक लेबर के रूप में काम करता था, जी। तो उसके मन में एक जो बिलोंगिंगनेस होती है जी। वो नहीं थी। लेकिन आज वो जब वन क्षेत्र में काम करता है तो उसको एक बिलोंगिंगनेस आता है, उसको ये लगता है कि ये एक ऐसा नैसर्गिक संसाधन है जिसमें यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत की तो रोजी मिल रही है, लेकिन यदि मैं इन वन क्षेत्र का संरक्षण करता हूँ और इसके संवर्धन में अपना योगदान देता हूँ तो इससे मिलने वाले लाभ में भी मुझको अंश मिलेगा। ये दैट इज कॉल्ड बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप जिसको कहते हैं। और इस वजह से भी शायद जो अवैध कटाई है वो अब ना देखिए के बराबर कुछ हो चुकी तो समस्याएं हमेशा रहेंगी। पहले ये होता था कि ऐसी घटनाएं होने पर हमें स्थानीय समुदाय की सहभागिता या उनका सहयोग बहुत मुश्किल होता था जी। लेकिन आज की स्थिति में यदि वनों में अवैध कटाई होती है या कोई अतिक्रमण होता है या अवैध शिकार होता है या खास करके गांव वालों का जो सहभागिता है वो फायर सीजन में देखने को मिलता है कि यदि अग्नि की कहीं पर भी घटना होती है तो पूरे गांव का गांव उस अग्नि को बुझाने के लिए वन कर्मियों के साथ मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है, आप ये बोल रहे हैं। बिल्कुल। जी। फॉरेस्ट फायर की बात हुई तो फॉरेस्ट फायर एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। एक 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 2.73 किलो हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट बर्न हो चुके हैं and that is equivalent to around 1.57 megatons of CO2 emission। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के हिसाब से भी अगर हम देखें या VIIRS से हम ये ट्रैक तो कर पा रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर्स कहाँ लग रही है, बट क्या इनको रोक पाना अभी तक बहुत मुश्किल एक बात हो गई है। मतलब हम किस हद तक इसको रोक पा रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि इसको कैसे रोकना है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये फॉरेस्ट इज एन ओपन ट्रेजर। यस। और इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड आउट है, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है कि फॉरेस्ट फायर जो है वो सबसे बड़ा मीनेस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में है। और हर वर्ष ग्राउंड फायर के कारण से जो सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो लॉस ऑफ नेचुरल रिजनरेशन है। जो प्राकृतिक पुनरुत्पाद जो आते हैं वो स्टेब्लिश होने के पहले ही फॉरेस्ट फायर में ख़त्म हो जाते हैं। ये इसका कोई सर एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब फॉरेस्ट फायर्स ज़्यादा लगती जी हाँ, फॉरेस्ट सीजन जो है नॉर्मली हम लोग जो टेक्निकली उसको 15 फरवरी से लेकर के 15 जून तक का जो समय होता है इसे फायर सीजन कहते हैं। और 15 फरवरी के पहले ये सीज़न हर स्टेट में अलग अलग डिफर कर सकता है उनके क्लाइमेटिक और कंडीशंस के हिसाब से, उनके सीजन साइकिल के हिसाब से। बट छत्तीसगढ़ में हम जो फायर सीज़न है वो 15 फरवरी से लेकर के 15 जून तक के मानते हैं। 15 फरवरी के पहले निसंदेह गांव वालों में जागरूकता फैलाना, लोगों को इसके बारे में सचेत करना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक के मैसेज पहुंचाना। उसके अलावा जो फॉरेस्ट की जो बाउंड्रीज होती हैं उसमें हम 3 मीटर की एक चौड़ी पट्टी काटते हैं ताकि फायर एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाने पाए। वो सारी चीज़ें की जाती हैं। बट जो सबसे क्रूशियल पीरियड फॉरेस्ट फायर का होता है वो होता है मई का महीना जो होता है जी। अब मई का महीना एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और जो आग लगने के 2-3 जो बहुत प्रमुख कारण होते हैं उसमें एक तो होता है कि रास्ता चलते आदमी जो भी धूम्रपान करता है वो फेंक के चला जाता है। दूसरा कुछ जो जैसे महुआ का जो संग्रहण होता है तो महुआ संग्रहण के लिए जो स्थानीय वनवासी हैं वो महुआ के पेड़ के नीचे वो ग्राउंड की सफाई करते हैं ताकि महुआ का जो सीड उसमें नीचे गिरता है उसको वो आसानी से कलेक्ट कर सकें। वो कंट्रोल्ड होता है, बट वो यदि स्प्रेड हो जाए तो मई के महीने में इतनी भीषण गर्मी में जब लीफ लिटर काफ़ी बड़ी संख्या में नीचे रहता है तो बहुत तेज़ी से आग फैलती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने सही कहा कि इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है। हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो सारे हमारे फॉरेस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके
मोबाइल पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इमीडिएटली कम्युनिकेट हो जाता है, जो मॉडिस जो सिस्टम है हमारा उसमें। और उसके बाद में हमारा जो फॉरेस्ट स्ट्राइक फोर्स जो होता है नियरेस्ट, जो रेंज ऑफिस में होता है या रेंज असिस्टेंट सर्किल में होता है, वो इमीडिएटली रश करते हैं, ग्रामीणों का सहयोग मिलता है और आग को कंट्रोल कर लिया जाता है जी। बट आग न लगे इसके लिए प्रयास करना जो है ना वो बहुत ही कठिन है। और उसके लिए बेसिकली लोगों को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिशा में संवेदनशील होंगे, उतना हम इस आग को फैलने से रोकने में सफल होंगे। तो कुछ चीज़ें कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम 100% खत्म, वो समस्या पैदा ही ना हो ऐसा सोचना बहुत मुश्किल है। प्रयास किया जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि फायर सीजन के पहले फायर लाइन की कटाई होती है, कंट्रोल बर्निंग भी किया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, लेकिन उसके बाद यदि फॉरेस्ट फायर लगता है तो उससे नुकसान कितना कम हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। और जैसे ही सूचना मिलती है हम कोशिश करते हैं कि उसको वहीं तक कंट्रोल करके, कन्फाइन करके उसको बुझाया जाए। जी। एक जो अच्छी चीज़ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अब यदि हम बात करें तो जो दो तरह के फायर होते हैं, एक क्राउन फायर होता है, एक ग्राउंड फायर होता है। वो क्राउन फायर जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चूँकि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जिसमें मिक्स्ड फॉरेस्ट भी है, साल के भी जंगल हैं, तो क्राउन फायर की घटनाएं छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत कम है। और ग्राउंड फायर से जो रीजनरेशन का जरूर लॉस होता है, लेकिन ग्राउंड फायर से जो वैल्यू वाइज यदि हम लॉस की बात करें तो वो रिलेटिवली कम होता है। तो उस मामले में जैसे क्राउन फायर की घटनाएं आपको कोनिफेरस फॉरेस्ट में ज़्यादा मिलेंगी, जम्मू कश्मीर है या हिमाचल प्रदेश है जहाँ कोनिफेरस फॉरेस्ट है, लगभग यूनिफॉर्म क्रॉप है, तो वहाँ पे क्राउन फायर की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। बट छत्तीसगढ़ इस मामले में हम लोग लकी हैं कि क्राउन फायर की घटनाएं नहीं होती यहाँ पे कम है। जी। जो अगला एक इशू हम देखते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, मतलब एलिफेंट्स को देखें तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रोजेक्ट्स आए, गजराज प्रोजेक्ट आया, या लेमरू रिजर्व की हम बात कर लें, या गज संकेत एंड सजग ऐप आ गया। इसके बाद भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। रोज़मर्रा न्यूज़पेपर्स में हम इतनी डेथ्स एंड कैजुअलिटीज़ देखते ही हैं। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं, या कहाँ क्या कमी हो रही है? देखिए, किसी भी समस्या को सही तरीके से समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होता है। यदि हम ब्रिटिश गजेटियर बिलासपुर जिले का देखें तो उसमें बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि 17वीं शताब्दी तक मुगल सम्राट छत्तीसगढ़ से हाथी ले जाते थे। छत्तीसगढ़ में जितने भी आपके पाली है, ताला है, तुमान है, जहाँ पर खुदाई हुई है, वहाँ पर सिक्कों में हाथी के चिन्ह मिले हैं। तो कैप्टन फुर्सित की एक किताब है हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, उसमें भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हाथी प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ में पाए जाते थे। फिर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी में हाथी अचानक छत्तीसगढ़ से खत्म हो गए, माइग्रेट किए बेसिकली। 1982-83 में 2 या 3 हाथियों का एक दल उड़ीसा, बिहार और झारखंड से, उड़ीसा से माइग्रेट किया सरगुजा तरफ। आज उनकी संख्या बढ़ते 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 300 के लगभग हो चुकी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से छत्तीसगढ़ मूलतः हाथियों का रहवास रहा है। किसी कारण से वो माइग्रेट हुए, अब वो शायद लौट करके वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो यहीं पर सेटल हो रहे हैं। प्लस उनकी जनरेशन भी बढ़ रही है, उनके झुंड में आपको छोटे बच्चे भी दिखेंगे, मतलब ब्रीडिंग भी प्रॉपर हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि या तो छत्तीसगढ़ के जंगल जो है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हाथियों को रहने के लिए, रहवास के लिए सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो चूंकि काफ़ी लंबे समय तक ये प्रदेश हाथियों से वाकिफ नहीं था, अचानक हाथी आए तो स्वाभाविक है कि एक कौतूहल, उत्सुकता, उत्तेजना, इसके कारण से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बहुत होती हैं। हो रही हैं। दूसरी,
हाथी जब अपने ट्रेवल करता है तो उस रास्ते में पड़ने वाले वो मकानों को तोड़ेगा या खेत को नुकसान पहुंचाएगा, या घरों में जैसे महुआ या चावल रखा हुआ है तो उसको खाने की कोशिश में वो घरों को नुकसान पहुंचाएगा। और उनके रास्ते में जो भी यदि आते हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो उससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बढ़ती हैं। यदि हम 1982 से लेकर के पिछले साल तक के हम वर्षानुसार आंकड़ों का यदि अध्ययन करेंगे, 1980 के बाद 1980 और 90 के दशक में सरगुजा साइड में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे हाथियों का मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ होने लगा। अब तो गरियाबंद, कांकेर, भानुप्रतापपुर यहाँ तक के हाथी आ चुके हैं, धमतरी। तो कालांतर में सरगुजा क्षेत्र में जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं हैं वो रिलेटिवली कम हुई हैं। और उसके बाद इन क्षेत्रों में चूंकि यहाँ के लोगों के लिए वो एक नई घटना थी, तो शायद ये एक महत्वपूर्ण कारण है, बड़ा कारण है जिस कारण से इस क्षेत्र में घटनाएं बढ़ी है। अब इन घटनाओं को रोकने के लिए जो प्रयास शासन स्तर से किए गए हैं उसमें जो गजराज परियोजना है या गजराज मित्र दल है या गजराज सजल संकेत सजल ऐप है, तो मूलतः हमको उनके पैसेज को डिस्टर्ब किए बिना यदि हम उनके जरूरत की चीज़ों को जंगल क्षेत्र के अंदर ही उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे तो वो जंगल के बाहर उनके निकलने की घटनाएं कम होंगी। और इसीलिए इन परियोजनाओं के तहत एक तो अलर्ट सिस्टम डेवलप किया गया है कि यदि हाथी एक सर्टेन रेंज तक के आ जाता है तो पूरे गांव में एक अलर्ट सिस्टम आ जाता है, तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो उससे जो मानव हाथी द्वंद की घटनाएं हैं वो कम होती हैं। दूसरा, पानी की व्यवस्था है, उनके जो फेवर्ड फॉडर स्पीसीज हैं उनके प्लांटेशंस का है। जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व की जो अधिसूचना जारी हुई लगभग 1900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को, वो बड़ा सघन वन है। वहाँ पे हसदेव जो बांगो डैम का बैक वाटर, उसके कारण से पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। घना जंगल है तो उनके लिए खाने के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे जब तक कि एक एजुकेशन का सर्टेन लेवल और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मैन एनिमल, क्योंकि आप 100% इस समस्या से मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो इस समस्या के साथ कैसे रहना है ये हमको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए जो शासन के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। जो मनुष्य की जो क्षतिपूर्ति होती है उसमें भी राशि बढ़ा करके 7 लाख रुपए की गई है। उसके अलावा जो फसलों का नुकसान होता है या घरों का नुकसान होता है, इसमें जितनी तत्परता से, जितनी शीघ्रता से क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान वनवासियों को, ग्रामीणों को किया जाएगा, उतना उनका इस सिस्टम पर विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि बहुत से ग्रामीणों से जब मैंने भी इन घटनाओं के दौरान बातचीत के दौरान जो तथ्य उभर कर सामने आता है उसमें वो भी इस चीज़ को स्वीकार करता है। और मैं बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे जो केसेस जो हुए हैं वो ज़्यादातर उत्तेजना के कारण हुए हैं। हाथी यदि रास्ते से गुजर रहे तो पूरे गांव का गांव झुंड का झुंड बना करके इकट्ठा हो जाता है। वो ड्रम बजाने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, हल्ला करने, उसमें फिर वो डिस्टर्ब होता है। यदि आप सेफ पैसेज उसको दे दीजिए तो वो अपने आप निकल जाएगा, मिनिमम नुकसान पहुंचाते हुए। तो इस पूरे सिस्टम में जो विभिन्न परियोजनाएं राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई हैं, चाहे वो टाइगर के केस में हो, चाहे एलिफेंट के केस में हो, ये डेफिनेटली जो ये महत्वपूर्ण स्पीसीज़ हैं और इकोलॉजिकल पिरामिड में ये टॉप लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और कोई भी परियोजना, हम यदि प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें या प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, तो सारा फोकस केवल और केवल हाथी और टाइगर पे नहीं होता है जी। जब हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो उस इकोलॉजिकल पिरामिड के नीचे जो बेस स्पीसीज हैं उनके भी उसमें कंजर्वेशन की बात होती है, क्योंकि जब तक उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी टाइगर सस्टेन नहीं करेगा। राइट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कीस्टोन स्पीशीज। सो इसीलिए जितने भी जो प्रीमियर या फेवर्ड स्पीसीज जो है उनके कंजर्वेशन को लेकर के यदि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वो एक पूरी इकोलॉजी को, एक पूरे सिस्टम को वो साथ में लेकर के चलता है जी। और उसमें जितना ध्यान उस फेवर्ड स्पीसीज पे रहता है उतना ही फोकस उसमें बेस स्पीसीज पे भी या प्रे बेस पे भी रहता है। तो इसमें ये सारा कुछ आपका समझ के मेरे को जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं सोच पा रही हूँ वो ये होगा कि जो एलिफेंट का पैसेज है उसको ट्रैक कर पाना कितना मुश्किल होता होगा, वो कैसे समझ पाते होंगे? देखिए, उसके लिए एक तो रेडियो कॉलरिंग करके उसको ट्रैक के मूवमेंट पैटर्न को स्टडी करने का प्रयास किया गया था, बट उसमें अब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। और
कुछ जगहों पे सैटेलाइट से डायरेक्ट मॉनिटरिंग की भी कोशिश की गई है कि पूरा एलिफेंट का हर्ट के मूवमेंट को वो ट्रैक करते हैं, बट जी। वो बहुत खर्चीला अफेयर है। तो मे बी आज नहीं तो कल आने वाले समय में हम सारे वाइल्ड एलिफेंट्स के जो है वो मूवमेंट को ट्रैक कर सकेंगे और उससे हम जी। लोगों को इनकरेज कर सकेंगे, लोगों को सतर्क कर सकेंगे, सावधान कर सकेंगे कि वे उनके मार्ग में ना आए। बट ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि इन विषयों को लेकर के प्रदेश में जागरूकता पिछले काफ़ी वर्षों में बहुत बढ़ी है। अब लोग खुद हो करके यदि ऐसी कोई घटनाएं उनके सामने होती है या उनकी जानकारी में आती है तो वो इमीडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करते हैं और उससे फिर एक पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। और सामूहिक प्रयास और जन सहभागिता, इसके बगैर इन सब समस्याओं का हल निकालना बहुत मुश्किल है। जी। और ये एक सी चेंज पिछले 30-40 सालों में जो वन विभाग के प्रबंधन में देखने को मिला है, उसके अभी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और जितना ज़्यादा एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, जितना ज़्यादा स्थानीय वनवासियों में रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा, जी। उतना ज़्यादा हम इस समस्याओं को मिनिमाइज़ करने में सफल होंगे। जी, जी, बिल्कुल। फॉरेस्ट एक्ट्स को ले लें, अगर हम कैंपा ले लें या मुख्यमंत्री जो बहुत सारी वन संपदा योजनाएँ आ रही है, उससे हम लीगली जो रिज़र्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को तो काफ़ी हद तक हम बचा भी पा रहे हैं या बढ़ा भी रहे हैं। बट जो आउटसाइड द लीगल फॉरेस्ट है या सोशल फॉरेस्ट्री को अगर हम देखें, तो उसमें हम किस तरीके की इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हैं? उसपे हम किन तरीकों की योजनाएँ हम ला रहे हैं ताकि वो वाला पार्ट भी, उसका परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो सके? फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में जो व्यावसायिक विदोहन में पिछले 50-60 सालों में जो वर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट हो या कंजर्वेशनिस्ट अप्रोच को लेकर के जो हमारे मैनेजमेंट प्लान्स बनते हैं, वर्किंग प्लान्स बनते हैं, उसमें पहले 50% तक की कटाई होती थी, फिर 1/3 तक के हुआ, फिर उसमें बहुत सारे और रेस्ट्रिक्शन समय के साथ में कंजर्वेशन को देखते हुए। तो इससे जो टिम्बर का प्रोडक्शन जो था वो कम होता गया। जी। लेकिन इस पिछले 50 सालों में, चाहे वो आप विकास की रफ्तार को बोलिए या औद्योगिकीकरण को बोलिए या जनसंख्या वृद्धि को बोलिए, तो डिमांड तो उसकी बहुत बड़ी। मार्केट में बढ़ते गई। अमूमन 40,000 करोड़ रुपए का जो इमारती लकड़ी है, टिम्बर जो है, वो प्रतिवर्ष देश में बाहर से इंपोर्ट होता है। तो ये हमारे देश का पैसा 40,000 करोड़ रुपए जो है ये विदेशों में जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मैंडेट था कि ये 40,000 करोड़ रुपए देश का बाहर क्यों जाए, और इसलिए हम जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जो लीगल फॉरेस्ट एरिया है, उसके बाहर हम किस तरह से सोशल फॉरेस्ट्री को या एग्रो फॉरेस्ट्री को या नदियों के किनारे वृक्षारोपण है, उससे इसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एनकरेज करें और प्रमोट करें, और जिससे टिम्बर की निर्भरता जो है वो आयात कम हो सके। छत्तीसगढ़ राज्य में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना थी, मुख्यमंत्री बांस वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना थी, एक मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है, जिसमें 5 एकड़ तक यदि किसान वानिकी स्पीसीज प्रजातियों का रोपण करता है तो उसमें 100% सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण करने पर 50% सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। आज हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ये भी आउटसाइड दी फॉरेस्ट एरिया एक ग्रीन कवर है। इस तरह के छत्तीसगढ़ राज्य में यदि हम बात करें, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें लगातार ग्रीन कवर छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, और ये ग्रीन कवर बढ़ा है लीगल फॉरेस्ट एरिया के बाहर हमारे प्रयासों के कारण से। जो एक वृक्षारोपण को लेकर के प्रदेश में भी जागरूकता है। हर बारिश के सीजन में जिस तरह से लोग आकर के पौधों की डिमांड करते हैं, उससे लगता है कि लोगों के मन में इसको लेकर के एक सजगता आई है। और उसका 2 उद्देश्य हैं, पहला पर्यावरण संरक्षण और दूसरा आर्थिक निर्भरता। तो जो किसान जो वृक्षारोपण लगाते हैं उसको सही मार्केट मिले, उसका सही मूल्य मिले, इसके लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। चाहे वो कटाई के नियम हो या परिवहन के नियम हो, इन नियमों में काफ़ी सरलीकरण किया गया है। आज यदि किसान कोई वानिकी प्रजाति अपने क्षेत्र में लगाता है तो उसको कटाई के लिए या सागौन को छोड़ करके बाकी सारी प्रजातियों में उसको कटाई के लिए न
अनुमति की आवश्यकता है, ना परिवहन के लिए आवश्यकता है। तो इस तरह से प्रयास राज्य सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं कि हम लीगल जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर हम वेस्टलैंड में हो, चाहे नदियों के किनारे हों, चाहे तालाबों के किनारे हों, और इसके साथ साथ किसानों को भी हम एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए मोटिवेट करें, उनको प्रमोट करें, और इसमें बहुत अच्छे प्रयास छत्तीसगढ़ में किए गए हैं। जी जी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट को अगर हम देखें, एक तो मैं इस पे आपसे एक चर्चा करना चाहूँगी, दूसरा कि ट्राइब्स का किस तरीके से रोल होता है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में भी, और जो इतना जैसे आपने बताया कि वी आर द हर्बल स्टेट, तो उसमें भी प्लांट और मेडिसिन बेस्ड जो फॉरेस्ट होते हैं, क्या रोल प्ले करती हैं ट्राइब्स उस पे भी? छत्तीसगढ़ हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में ही बात करना चाहेंगे। जिस तरह से लगभग 9,000 से 10,000 गांव ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर की परिधि में आते हैं, और वन क्षेत्रों में 2 तरह के उत्पाद मुख्यतः निकलते हैं, जिसे हम मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, जिसमें टिम्बर और बांस आता है, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसमें तेंदुपत्ता है, आपका साल बीज है, हर्रा है, महुआ है, इमली है, चिरौंजी है, करीब करीब 150 से ऊपर प्रजातियां हैं जिनका संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पे होता है जी। जो टिम्बर और बांस की जो कटाई होती है कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार, उसमें रोजगार तो मिलता ही है, उसके अलावा लाभांश के रूप में भी टिम्बर में 30% राशि और बांस में 7% राशि जो संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं उन्हें लाभांश के रूप में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में चूँकि 150 से ऊपर हर्बल और मेडिसिनल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री में होता है, और उसका एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। हम यदि केवल तेंदुपत्ते की बात करें तो साल भर में लगभग 900 करोड़ रुपए का व्यापार 3 महीने में होता है। ये सीधा वेजेस के रूप में स्थानीय वनवासियों को जाता है, और तेंदुपत्ता के विक्रय के बाद जो शुद्ध लाभ होता है उस लाभ का 80% राशि फिर उनको लाभांश के रूप में जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों में ग्रामीणों की आजीविका के लिए वन काफ़ी महत्वपूर्ण सोर्स है, और शायद इसीलिए भी छत्तीसगढ़ में हमें लोगों की सहभागिता वनों के संरक्षण और संवर्धन में काफ़ी सक्रियता से मिलती है, काफ़ी उत्साह से वो लोग वनों के प्रबंधन में शामिल होते हैं। और लघु वनोपज के में जो बहुत आवश्यक एक विषय है वो ये है कि किस तरह से उनका एक सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे आने वाले समय में यदि लगातार इनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता रहा तो आने वाले समय में ये प्रजातियां भी धीरे धीरे कम होंगी। जैसे हम चिरौंजी की ही बात करें, किसी समय में कांकेर सर्किल में 35,000 क्विंटल चिरौंजी होती थी, आज वो 7,000-8,000 क्विंटल तक के रिड्यूस हो गई है, क्योंकि लोग चिरौंजी का फल तोड़ने के लिए चिरौंजी के पेड़ काट देते हैं। अच्छा। आंवला तोड़ने के लिए आंवले के पेड़ तो को काट देते हैं। उनको कुछ ऐसे ट्रेनिंग तो वो सारी चीज़ें जो है ना, अब पिछले 10-15 सालों में अब इस दिशा में काफ़ी प्रयास विभाग ने भी किया है, और जब से ये संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा 1996-97 के बाद छत्तीसगढ़ में आई है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें शुरू हुआ है, तब से इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। और विभाग न केवल उनके हार्वेस्टिंग के लिए, सस्टेनेबल साइंटिफिक हार्वेस्टिंग के लिए उनको ट्रेनिंग देता है, बल्कि उनके एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन के लिए भी विभाग प्रयास कर रहा है। जी जी। आगे अगर हम बात करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करियर और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो आप इतने लंबे समय से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो इन इससे रिलेटेड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो 2 तरह के यूपीएससी से जो ऑल इंडिया सर्विसेज में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में लोग सेलेक्ट होते हैं, और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज से जो फॉरेस्ट गार्ड, रेंज अफसर, एसीएफ कैडर पे रिक्रूटमेंट होता है। तो फॉरेस्ट सर्विस में तो मैं उसको वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फेक्शन गिविंग सर्विस मानता हूँ, क्योंकि वर्किंग इन क्लोज रिलेशनशिप विथ नेचर एंड पीपल, ये एवेन्यू, ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी सर्विसेज में नहीं मिलेगा। लोग हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके जंगल में रुकने के लिए आते हैं और वो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है। मैं जब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रायपुर में था
तो बारनवापारा के जंगलों में, देवपुर के जंगलों में वीवीआईपीज आते थे, कभी बॉम्बे से आते थे, दिल्ली से आते थे, और वो ये बात जब कहते थे तो सुन करके बड़ा अच्छा लगता था। वो बोलते थे यार कि हम हज़ारों रुपए, लाखों रुपए पेमेंट करते हैं ऐसी जगहों पे रुकने के लिए, और यहाँ पे तो तुम लोग 365 में 300 दिन तुम लोग यहीं रहते हो, यू आर लकी कि कम से कम फ्रेश एयर में रह तो रहे हो। जी। तो जॉब सेटिस्फेक्शन की यदि हम बात करें तो डेफिनेटली हर व्यक्ति का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है लाइफ में सोचने का, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से आई हैड ट्रिमेंडस जॉब सेटिस्फेक्शन इन दिस डिपार्टमेंट, वर्किंग क्लोजली विद द नेचर, और डेफिनेटली हर लेवल पे करियर के प्रॉस्पेक्ट्स हैं। एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है, बहुत इंटीरियर क्षेत्रों में वो पैरामिलिट्री फोर्स जैसा भी काम करता है। आपको जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना है, वहाँ पर आपको उस एरिया के डेवलपमेंट की भी बात करना है। आज जब हमारा वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड या रेंज अफसर जब वो स्थानीय ग्रामीणों के साथ में बैठ करके न केवल वनों की सुरक्षा की बात करता है, लघु वनोपज के व्यापार की बात करता है, बल्कि वो ग्रामीणों के साथ में बैठ करके उनके सिंचाई व्यवस्था की, कृषि उत्पादन को बढ़ाने की, उनके एजुकेशन की, उनके हेल्थ की जब बात करता है, तो ये एक सी चेंज है मैनेजमेंट में, और इसका सेटिस्फेक्शन इस विभाग में आपको बहुत मिलेगा। स्कूल करिकुलम में अगर हम देखें, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, इनफैक्ट मैंने देखा है क्लास 1 या उससे पहले से भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी एक जो प्रैक्टिकल अवेयरनेस या अप्रोच की कमी उनमें दिखती है। अभी भी वो उतने जिस लेवल पे उनको कनेक्ट करना चाहिए इन चीज़ों से, क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, वहाँ तक उतना वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस की का प्राइमरी स्कूल से ही करिकुलम में शामिल है, लेकिन क्लासरूम में ही सिर्फ उनको इसके विषय में पढ़ाने से मैं नहीं समझता कि उतना उसका प्रभावशाली परिणाम सामने आ सकता है जी। उसकी बजाय उनके फील्ड एक्सकर्शंस, फील्ड टूर्स, ये भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए। फॉरेस्ट एरियाज़ में उनके कैंप्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग, बॉटनाइजेशन, और वहाँ पर ले जा करके उनको फॉरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्लाइमेट चेंज, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज, ये चीज़ों के बारे में जब छोटे छोटे व्यवहारिक तरीक़ों से उनको यदि पढ़ाया जाए तो उसके ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। करिकुलम में शामिल है, सरकारें प्रयास भी कर रही हैं, पढ़ाया भी जा रहा है, उसके साथ में एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होना अनिवार्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। और कुछ कुछ जगहों पे इसके प्रयास स्थानीय स्तर पर होते हैं, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है कि प्राइमरी स्कूल तक का बच्चा है तो उसके लिए कंपलसरी होना है कि साल में 2 बार उसको 2 दिन उसको जंगल में कैंप करना है। ये बहुत सारे यूरोपियन देशों में ये प्रथा है कि बचपन से ही वो पर्यावरण के साथ उनको जोड़ने की कोशिश की जाती है जी। वो आवश्यक है, और मुझे लगता है कि इस दिशा में प्रयास होना चाहिए और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। बिफोर वी रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सेकेंडली, एक अगर आप मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब वैश्विक समस्याएं हैं। बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। सो वैश्विक समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर ही निकलेगा जी। और इसके लिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने रूट्स की ओर जाएंगे, प्रकृति की ओर जाएंगे, बहुत सारी समस्याओं का निदान, हल इसमें निकलेगा। पौधे हमारे बच्चे हैं, वृक्ष हमारे बुजुर्ग हैं, और इन दोनों की रक्षा करने का दायित्व तो हमारा है। तो आइए हम सब इसमें मिल करके प्रयास करें और विश्व स्तरीय समस्याओं का निराकरण हम स्थानीय स्तर पर करें। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो कन्वेंशन में जो ये बात कही थी, उसका मूल उद्देश्य यही है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आप यदि अपने अतीत में अपने बुजुर्गों से, अपने घरों के बहुत सारी चीज़ों को आप देखिए कि हम किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम करते थे, हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते थे, हम कैसी जीवन शैली अपनाएं जिससे हम प्रकृति के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहें, क्योंकि वो न केवल आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सब मिल कर के एक वृक्ष लगाएं और एक वृक्ष की रक्षा करें, यही आप सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा। जी, बहुत खूब।
Thank you very much, sir. थैंक यू।